नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी और सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख भारत का मस्तिष्क है और हम सब मिलकर इसके विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इन 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स के खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंट के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। अमृत वाटिका और स्मारक का किया शिलान्यास। कहा, भारत की मिट्टी की चेतना ने अनादिकाल से राष्ट्र को रखा है सुरक्षित। देश के कोने कोने से 2 लाख से ज्यादा जगहों से आई मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इकट्ठी की गई है। कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका में इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के दौरान हासिल की गई सफलताओं, मसलन चंद्र मिशन, वंदे भारत ट्रेन, देश के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन की रखी नींव। माय भारत पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन निभाएगा अहम भूमिका। ये एक ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस युवाओं को प्रोग्राम और उनकी रुचियों को नया आकार देगा। ये उनके कौशल और सामर्थ्य को निखारेगा और देश के युवा आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आने वाले अगले 25 वर्ष देश को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम एंटोनियो कोस्टा के प्रयासों की सराहना है। वहीं इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने लिस्बन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष जोआओ पिवेन्होस से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि निरंतर राजनीतिक आदान प्रदान और भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए पुर्तगाल के समर्थन की सराहना है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव साझेदारी को और ऊंचाई पर ले जाने में मददगार साबित होंगे। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर कल से इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताएं और राजनयिक विचार विमर्श होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम के गुवाहाटी में 17,500 करोड़ रुपए की 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान धर्मेंद्र प्रधान कई प्रमुख मंत्रियों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रवासी भारतीयों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और व्यापार प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधान IIT दिल्ली अबुधाबी के अंतरिम परिसर का दौरा करेंगे। वह 42 अबुधाबी स्कूल फॉर डिस्ट्रप्टिव लर्निंग का दौरा करेंगे। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से 2 दिन तक ब्रिटेन के बकिंघमशायर के बेल्चले पार्क में आयोजित होने वाले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन के पहले दिन पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का फोकस अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर होगा। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग विभिन्न विषयों पर विषय आधारित सहायक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिन पर G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में चर्चा की गई थी। ऐसी 10 विषय आधारित सहायक कार्यशालाएं 1 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएंगी। कार्यशालाओं के विषयों में G20 से G21 विकास के लिए डेटा, पर्यटन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्य, व्यापार शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण का समापन हो गया है। सम्मेलन की विषय वस्तु हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढांचे में परिवर्तित करना है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के मेहंदवानी में और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल रात प्रत्याशियों की 2 सूची जारी की। चौथी सूची में 56 और थोड़ी देर बाद जारी की गई 5वीं सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह सूची की 5वीं और चौथी में कुल 61 प्रत्याशी मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की ताजा सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से शाले मोहम्मद, आसिंद से हंगामी लाल मेवाड़ा और जहाजपुर से धीरज गुर्जर के नाम शामिल है। आसिंद को छोड़कर कांग्रेस ने बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार जा रही सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज आउटर पर पटरी से उतर गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद पहुंचे। वे दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आज गुजरात में एक रोड शो में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के अलीगढ़ कस्बे में एक गोदाम में विस्फोट हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। आज दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। समग्र AQI 336 दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है और आंखों में जलन की समस्या भी पेश आ रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद
जज्बा खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सितंबर में उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि दर में गिरावट रही, जबकि कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक आवास के लिए कर्ज में नरमी होने के कारण सितंबर 2023 में व्यक्तिगत ऋण वृद्धि भी घटकर सालाना आधार पर 18.2% रह गई। यह एक साल पहले इसी माह में 19.4% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.1% रही। अगस्त में इसमें 12.1% की वृद्धि हुई थी। कोयला, इस्पात, बिजली, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उर्वरकों के उत्पादन में सितंबर 2023 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2023 में घटकर 4.72% पर आ गई, जो अगस्त में 6.91% थी। कुछ खाद्य पदार्थों एवं रसोई गैस के रास्ते होने से यह गिरावट आई। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति पिछले महीने 4.72% रही। यह अगस्त 2023 में 6.91% और सितंबर 2022 में 6.49% थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी से चौंकाने वाले हो सकते हैं। भारत सरकार के सितंबर 2023 तक के मासिक खाते को समेकित किया गया है और इसके साथ ही संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार को सितंबर 2023 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें 11 लाख करोड़ रुपए का कर राजस्व, लगभग 2 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच तेजी से बेहतर हो रही है। सरकार से अनुदान, बढ़ती जागरूकता और उत्पाद के लॉन्च बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन शानदार गति से आगे बढ़ रहे हैं। इकरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक बसों, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और तिपहिया वाहनों की पहुंच महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ऊना स्थित योग सेंटर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत मशीनरी और टूलकिट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया, जबकि डीजल निर्यात पर कर में कटौती कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 12,967 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले उसे 272 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने सालाना आधार पर 12% का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। थाईलैंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नवंबर 2023 से अगले साल के मई महीने तक भारतीय नागरिक उनके देश में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 6 महीने तक ये वीजा छूट जारी रहेगी। भारत के साथ साथ ताइवान के यात्रियों के लिए भी थाईलैंड ने वीजा आवश्यकताओं में छूट दी है। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस बीच मंगलवार को यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ और अधिक हमले करने की चेतावनी दी है। इसके पहले भी वे 3 अलग अलग अभियानों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुके हैं।
टीवी पर प्रसारित अपने बयान में हुती विद्रोहियों ने कहा कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर हमले करना बंद नहीं करेगा तब तक वे मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला करना जारी रखेंगे। विद्रोहियों ने मंगलवार को भी इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हुती सरकार के प्रधानमंत्री अब्देल अजीज बिन हफ्तूर ने कहा कि विद्रोही इजराइल के खिलाफ उस प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा थे जिसमें लेबनान, सीरिया और इराक में समर्थित समूह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को हमारे लोगों को मारने की अनुमति नहीं दे सकते। इस पर अमेरिका ने कहा कि जो कोई भी इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में शामिल होने के बारे में सोच रहा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइटर ने पुष्टि की है कि इजराइल के हुतियों के द्वारा दागी गई मिसाइल को मार गिराया है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने जबालिया के शिविर पर हुए हमले की पुष्टि की है। उन्होंने उस शिविर को केंद्रीय हमास का गढ़ बताया है। इसी के साथ इजरायली सेना ने तटीय क्षेत्र पर शासन करने वाले हमास पर लड़ाकू कमांडरों और हथियारों को रखने के लिए नागरिक इमारतों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि हमास इन आरोपों से इनकार करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष में फंसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी पक्षों से सावधानी बरतने और सही व्यवहार की फिर से अपील की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब राजनयिक रिश्तों पर दिखने लगा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं दक्षिण अमेरिकी देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध पर विचार कर रहे हैं। एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे इजरायली सरकार के सदस्यों से मिलेंगे। इसके अलावा वे पश्चिम एशिया के अन्य देशों का भी दौरा करेंगे। इस बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 300 अतिरिक्त सैनिक भेजने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य शिविरों के खिलाफ इस महीने 27 हमले हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि ये सैनिक विस्फोटक आयुध निपटान और संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे। बोलीविया ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। मंगलवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीविया के उप विदेश मंत्री फ्रैडी ममानी ने घोषणा करते हुए कहा कि बोलीविया ने गाजा पट्टी में हो रहे आक्रामक और अनुपातहीन इजरायली सैन्य हमले की निंदा करते हुए इजरायली राज्य के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी सरकार इजराइल में अपने दूत जॉर्ज कार्वरजल को विचार विमर्श के लिए वापस बुला रही है। राष्ट्रपति बोरिक ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी इजराइल में अपने राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुलाया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा कि अगर इजराइल फिलिस्तीनी लोगों का नरसंहार नहीं रोकता है तो हम वहां नहीं रह सकते। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच अमेरिका ने गाजा में पिछले 24 घंटे में मानवीय सहायता के 66 ट्रक दाखिल होने और दर्जनों ट्रकों की पहुंचने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात करेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नेता एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के मौके पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ एपिक शिखर सम्मेलन के नवंबर मध्य में होने की बात भी कही गई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग की वजह से रिवरसाइड काउंटी में 4000 लोगों को निकासी के आदेश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि रेगिस्तानी हवाओं के कारण आग ने 2200 एकड़ जमीन जला दी है। सांता एना हवाओं की वजह से आग का आकार रातों रात लगभग 2 गुना हो गया था। इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी जारी रखी है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 3542 बच्चों सहित 8525 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गाजा की लगभग 2.3 मिलियन नागरिक आबादी में से 1.4 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान में बिना दस्तावेज रहने वाले अफगानियों के लिए देश छोड़ने की आज आखिरी तारीख है। हजारों अफगानी परिवार ट्रकों से पाकिस्तान की चमन सीमा पर इकट्ठा हुए हैं। स्वैच्छिक वापसी की समय सीमा आज समाप्त होने के बाद 2 नवंबर से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों पर पाकिस्तानी सरकार कार्रवाई शुरू करेगा।
आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल 2 टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने की होगी। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज हुई थी, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 205 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से फखर जमा और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ पाकिस्तान 6 अंकों के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ पहला विकेट लेते ही सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने 51 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करके मिचेल स्टॉक को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 6 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भुवनेश्वर ने जहां यूपी के लिए 3 विकेट लिए, वहीं नीतीश राणा ने 49 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी खेली। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला है। महाराष्ट्र ने अब तक 52 स्वर्ण पदक सहित कुल 123 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आज राष्ट्रीय खेलों की कई स्पर्धाओं में पदक के लिए एथलीट जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। आज कुश्ती, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाओं का आयोजन होगा। नवनीत कौर और संगीता कुमारी के गोल से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को 2-1 से हरा दिया है। भारतीय टीम की प्रतियोगिता में यह लगातार चौथी जीत है। इस जीत से भारत 4 मैच में 4 जीत से 12 अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है। भारत के खिलाफ हार के बावजूद जापान 4 मैच में 9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। साल 2034 में होने वाले पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलना लगभग तय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बोली न लगाने का निर्णय के बाद सऊदी अरब बोली लगाने वाला एकमात्र देश बचा है। पेरिस मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। रूस के रोमन सफ्यूलिन ने अल्कराज को सीधे सेट में 6-3, 6-4 से हराने में सफलता पाई। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने आसान जीत के साथ पेरिस मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। रुब्लेव ने जापान के योशिहितो निशिओका को 6-4, 6-3 से हराने में सफलता पाई। मैक्सिको में चल रहे WTA फाइनल के ग्रुप दौर में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने आसान जीत हासिल की है। 5वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका को 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। WTA फाइनल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वांतेक ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। स्वांतेक ने मार्केता वॉन्ड्राउसोवा को सीधे सेट में 7-6, 6-0 से शिकस्त दी। भोजपुरी फिल्म छठ के बरतिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। महापर्व छठ से पहले इस दिन रिलीज होगी फिल्म। इस महापर्व की महिमा को ध्यान में रखते हुए ARK वर्कर्स चैनल रत्नाकर कुमार प्रस्तुत भोजपुरी फिल्म छठ के बरतिया का धार्मिक और मार्मिक ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को समीक्षकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और विक्रांत के अभिनय की भी खूब तारीफ की गई। देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने 31 अक्टूबर को मुंबई में सबसे बड़े मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा की ओपनिंग की। आज से ये शानदार मॉल पब्लिक के लिए खुल जाएगा। उससे एक दिन पहले बॉलीवुड सितारे मुंबई में हुए इस लॉन्च इवेंट पर 4 चांद लगाने पहुंचे।
नितिन और श्रीलीला स्टारर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म के एक्टर्स का शानदार लुक सामने आया है। 8 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज होगी। जियो स्टूडियोज और चलचित्र मंडली निर्मित कलर येलो प्रोडक्शंस के सहयोग से बहुप्रतीक्षित मराठी फिल्म झिमा 2 24 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी के 2 टीजर रिलीज होंगे। डंकी का टीजर 2 नवंबर 2023 को शाहरुख के जन्मदिन पर लॉन्च किया जाएगा। क्रश सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रश 4 की स्क्रिप्ट ऋतिक रोशन के तय की फरवरी में शुरू हो सकती है। फिल्म की शूटिंग क्रश 4 की स्क्रिप्ट राकेश रोशन के द्वारा लिखी गई है। धनुष ने संगीत उस्ताद इलियाराजा की बायोपिक में उनका किरदार निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू होगी और 2025 तक इसके रिलीज होने की संभावना है। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीना बहाव की आने वाली वेब सीरीज पीआई मीना का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में तानिया मनिकतला है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल।